गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या फ्लूइड बैलेंस, अब हम उसका क्या करेंगे, विपरीत परिस्थिति पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है। इज दैट क्लियर? इस फ्लूइड इम्बैलेंस के अंदर सिचुएशन क्या आती है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि जब हम हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल द्रव लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2600 ml, और उतना ही हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गई सामान्य स्थिति, संतुलन बैठ गया। यहां अगर हमें असंतुलन करना है तो यहाँ तो इस फ्लूइड के अंदर कमी आ गई हो या इसके अंदर ज्यादा हो गया हो। समझ में आ रहा है? या तो फ्लूइड में कमी या फ्लूइड में ज्यादा होना क्या कहलाता है, असंतुलन। कैसे? वो स्थिति जिसमें शरीर में फ्लूइड की मात्रा सामान्य से या तो अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, उसी स्थिति को आप क्या बोलते हो, फ्लूइड इम्बैलेंस बोलते हो। अब ये फ्लूइड इम्बैलेंस होता कैसे है? मान लो ये स्थिति असामान्य लक्षण कब उत्पन्न होंगे, जब फ्लूइड इम्बैलेंस क्या होगा, पानी जो ग्रहण किए हमने, जो पानी हमने ग्रहण किया है उस पानी से कितना हमने बाहर निकाल दिया है। मान लो हमने पानी तो क्या लिया था, कम लिया था, और बाहर हमने ज्यादा निकाल दिया, तो भी प्रॉब्लम हुई, असंतुलन हुआ कि नहीं हुआ? भाई पानी पिया तो कम था बट बाहर ज्यादा निकाल दिया, तो भी असंतुलन। दूसरी सिचुएशन, पानी तो ज्यादा ले लिया बट बाहर हमने क्या किया, कम निकाला, तो भी क्या हो गया, असंतुलन। तो जब लॉस हुए फ्लूइड की मात्रा ग्रहण किए गए फ्लूइड से अधिक हो तो दोनों के दोनों सिचुएशन ही क्या होती है, फ्लूइड इम्बैलेंस। पानी हमने लिया, कितना पिया, 1000 ml, मतलब 1 लीटर पानी पिया, निकाल कितना दिया, 1800। भाई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रहा है? भाई नॉर्मल फ्लूइड कितना चाहिए हमें, 2.5 लीटर के समथिंग, पिया हमने कितना, 1 लीटर, और ज्यादा हमने निकाल दिया। अरे नॉर्मल तक तो पहुंचा ही नहीं है, जितना एक तो कम पिया हमने और हो ज्यादा और निकाल रहे हैं हम लोग, तो प्रॉब्लम हुई। वहीं हमने पानी जितना चाहिए था उसका हमने 2 गुना पी लिया। समझ में आ रहा है? मान लो हम जितना पी रहे हैं उसमें मान लो हमने 5-6 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। अब अगर वो 5-6 लीटर पानी पी तो लिया, अगर उतना हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आई। तो जितना लिया उतना बाहर निकालना, इनटेक और आउटपुट, किसी चीज को अंदर लेना और उसको बाहर निकालना बैलेंस कहलाता है। बट ले तो अनाप शनाप पी लिया बट बाहर हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी स्थिति क्या होती है, इम्बैलेंस होती है। इज दैट क्लियर? ये मोस्टली 2 तरीके से होता है, एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है ओवरहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में सूखा पड़ जाना, समझ में आ रहा है, अकाल पड़ जाना, पानी की कमी आ गई। और ओवरहाइड्रेशन का मतलब होता है बाढ़ की बाढ़ आ रखी है, कहाँ पे, शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी हो रखा है। अब अगर यहाँ पे हम इसी किसकी बात करें, हाइपर ये निर्जलीकरण की या डिहाइड्रेशन की, तो इस डिहाइड्रेशन के अंदर क्या आता है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से होने वाले फ्लूइड की मात्रा उसके पिए गए या ग्रहण किए गए की मात्रा से अधिक हो, वो स्थिति क्या कहलाती है, निर्जलीकरण। इंसान निर्जलीकरण का शिकार कब होता है, जब पिए गए पानी की मात्रा से निकाले गए पानी की मात्रा ज्यादा हो। सिचुएशन क्या है, निर्जलीकरण, सूखा पड़ जाना। समझ में आया? अब ये 3 तरह से होता है, एक होता है हाइपर, एक होता है आइसो और एक होता है हाइपो। 3 तरीके से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पे किसकी बात करें हम लोग, आइसो का मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट। पानी और इलेक्ट्रोलाइट समान मात्रा में, समझ में आ रहा है, समान मात्रा में क्या होते हैं, कम होते हैं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट की समान मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। जितना पानी निकला उतना ही इलेक्ट्रोलाइट निकला। समझ में आ रहा है?
तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही है? पानी के साथ समान मात्रा में निकल रही है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब यहाँ इसी चीज से हम इन दोनों को पढ़ेंगे, किसको? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर और हाइपो का मतलब क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कमी। टोनिक का मतलब याद रखना आपको इलेक्ट्रोलाइट से, समझ में आ रहा है? टॉनिक का मतलब आपको किससे मतलब रखना है? इलेक्ट्रोलाइट से। तो यहाँ पे तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे थे? समान मात्रा में निकल रहे थे, लॉस हो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है? पानी की बजाय क्या इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकलते हैं। समझ में आया क्या? पानी की बजाय कौन ज्यादा निकलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। पानी कम, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा। कहाँ बाहर निकलेंगे, मतलब लॉस हो जाएगा रे। सीधा सा लिख लो ना, इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा लॉस और पानी का कम लॉस। तो ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। और हाइपो के अंदर क्या होता है? पानी क्या होगा? ज्यादा निकलेगा। कहां से? इलेक्ट्रोलाइट की बजाय। इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस है वो कम लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कम लॉस होगा, जबकि पानी का ज्यादा लॉस होगा। तीनों चीजें समझ में आई? एक चीज याद रखो, आइसो का मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट बराबर मात्रा में ही लॉस होंगे, समान मात्रा में इनमें कमी आएगी। हाइपर में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस होते हैं, और हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट कम, पानी ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस हो रहे थे और यहाँ पे पानी ज्यादा लॉस होगा। समझ में आया? ये तीनों टाइप किसके होते हैं? निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन के। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। अब अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें कि इस डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, भाई किस किस वजह से शरीर में सूखा पड़ जाता है? अगर दस्त ज्यादा लग रहे हो, उल्टियां ज्यादा हो रही हो, पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तरल पदार्थ आप कम ले रहे हो, बुखार, और बुखार में तो सबसे ज्यादा पानी की कमी होती है। हीट स्ट्रोक है, अरे आप गर्मी के संपर्क में ज्यादा आ गए हो, मतलब आप सनलाइट में ज्यादा, धूप, दोपहर की धूप में ज्यादा कांटेक्ट में आ गए हो, उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अगर आपकी स्किन क्या हो गई है? जल गई है। डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे वो हार्मोन आता है आपका एडीएच। ये जो एडीएच होता है, इसमें इसकी क्या होती है? इस बीमारी में इसकी कमी हो जाती है। किसकी? एडीएच की। अब अगर इसकी एडीएच की कमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा? यूरिन ज्यादा निकलेगा, यूरिन ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा होगा तो पानी की कमी अपने आप ही आ जाएगी। डायबिटिक इंसिपिडस क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, और कमी होने की वजह से यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा तो पानी की कमी आ गई। अगर मान लो आपके जीआईटी के अंदर क्या हो गई है? बार बार आपने सक्शनिंग किया। सक्शनिंग करने का मतलब क्या होता है? ट्यूब लगा लगा के कोई चीज आप खाली कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर जीआईटी में ट्यूब लगा लगा के उसको खाली किया जा रहा है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कीटो एसिडोसिस, अगर कीटोन बॉडीज वहां से टूट रही है, हमारे शरीर में जो जमा फैट है वो टूट रही है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का कम, लिखा पड़ा एडीएच कम। और कोई भी जैसे दवाई ले रहे हैं हम लोग, कौन सी? जैसे डायरेटिक ले ली। और डायरेटिक वो दवाइयां होती हैं जो क्या करती है? यूरिन की मात्रा ज्यादा करती है, उसको आप क्या बोलते हो? डायरेटिक बोलते हो। इज दैट क्लियर? डायरेटिक कौन सी दवाइयां होती हैं? वो दवाइयां होती हैं जो यूरिन को ज्यादा करती है। जैसे शराब पीते हैं लोग, तो शराब पीने के बाद क्या होता है? यूरिन ज्यादा आते हैं उसको। भाई शराब पीने के बाद ज्यादा यूरिन आते हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेटिक का काम करती है।
समझ में आ रहा है? उसमें ग्लूकोज होती है कि नहीं होती है, तो वो डाययूरेटिक का काम करती है, डाययूरेटिक का काम करती है, तो उसको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, ज्यादा दस्त होना, उल्टियां होना, पसीना ज्यादा होना, तरल पदार्थ जैसे में मतलब लिक्विड हो, पानी ज्यादा हो, वो नहीं पीता है, बुखार ज्यादा हो गई है, भाई धूप के कांटेक्ट में ज्यादा हो गया है, शरीर में उसका शरीर जल गया हो किसी वजह से, डायबिटिक इंसिपिडस हो, एडीएच हार्मोन की क्या आ गई हो, कमी हो गई हो, बार बार स्टमक को क्या करवाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है ट्यूब लगा लगा के, कीटोएसिडोसिस हो रहा है, ये वही हार्मोन है एडीएच, और कोई डाययूरेटिक दवाई हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये सारे कारण क्या करते हैं, सूखे पड़ने के आसार ले आते हैं। समझ में आया? हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कारण हो गए, डिहाइड्रेशन के, निर्जलीकरण के, ये सारे कारण है। इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है। इनके लक्षण देखोगे तो भाई आपको मतलब क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स है वो निर्जलीकरण के आपको दिखाई देंगे। क्या होगा क्लिनिकल लक्षण, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है भाई? शरीर का क्या होगा, बताया ना, बुखार हो जाती है, शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन है वो ज्यादा हो जाती है, यूरिन पास आउट है वो क्या हो जाएगा, मात्रा कम, यहाँ पे यूरिन पास आउट की क्या हो जाएगी, मात्रा अधिक हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, यूरिन पास आउट की मात्रा कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है? यूरिन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। बट ये जब कंडीशन आएगी उसके बाद में धीरे धीरे जाके क्या होगा, जब पानी नहीं होगा तो यूरिन कहां से बनेगा। समझ में आ रहा है? पहले चीज क्या आती है, जब निर्जलीकरण हो रहा था किसकी वजह से, यूरिन के ज्यादा बढ़ने की वजह से। अब इसने इतना ज्यादा बहाव कर दिया कि वहां पे क्या हो गई, शरीर में पानी की कमी। अब शरीर में पानी की कमी हुई तो वहां पे क्या बन गया, यूरिन भी नहीं बनेगा। भाई जब शरीर में पानी नहीं है तो बहाव कहाँ से होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पे शरीर के अंदर पानी की कमी आई तो धीरे धीरे आगे जाके यूरिन भी क्या हो जाएगा, पहले स्टार्ट में तो ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा रहेगा तभी तो पानी की कमी आ रही है, पर बाद में जाके यूरिन भी कम हो जाएगा। स्किन है वो क्या हो जाएगी, रूखी सूखी हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन रूखी सूखी हो जाएगी, आंखें हैं वो अंदर धंस जाएंगी। समझ में आ रहा है? और जो यूरिन पास आउट होगा वो एकदम से गहरे पीले रंग का होगा और बहुत ज्यादा पीलापन उस यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर बने हुए पड़े हैं, तो वो क्या होगा, सांद्रता यूरिन की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने की वजह से उसका जो कलर होता है वो ज्यादा पीला हो जाता है। जो हमारी स्किन की टर्गर ऐसे बोलते हैं ना, पानी अगर शरीर में नहीं होगा तो जब हम स्किन को ऊपर खींचते हैं तो ये धीरे धीरे नीचे जाती है। अब अगर आराम से पानी है तो आराम से स्किन नीचे चली जाएगी। अब बूढ़े लोगों की आपने स्किन देखी है, जब आप उसको अब ऊपर पकड़ के खींचते हो और आप देखते हो कि वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, वो क्या आ गई, स्किन की टर्गर कम हो गई। तो यहाँ पानी की वजह से भी बुढ़ापे के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। कब्जी हो जाती है, उसको बेचैनी रहती है, हाइपरटेंशन नहीं होके हाइपोटेंशन होगा, मतलब रक्तदाब है वो कम हो जाएगा, आलस्य छाया रहेगा, और रोगी शॉक में और कोमा में भी जा सकता है। अगर यही स्थिति रेगुलर बनी रही तो आदमी शॉक कंडीशन के अंदर और कोमा में भी जा सकता है। समझ में आया? ये सारे क्या होते हैं, क्लिनिकल लक्षण होते हैं। इज दैट क्लियर? किसके, निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन के। समझ में है सारे के सारे लक्षण? कौन कौन से लक्षण है, तापमान बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा की कमी की वजह से क्या होगा, यूरिन भी है वो आगे जाके कम बनेगा, और कम बनेगा भी तो उसके अंदर क्या होगी, सांद्रता ज्यादा होगी और कलर क्या होगा, बहुत ज्यादा पीला देखने को मिलेगा। आंखें है वो अंदर धंस जाएंगी, स्किन है वो रूखी सूखी हो जाएगी, उसकी स्किन की, त्वचा की जो टर्गर होती है, भाई स्किन को अच्छे से बना के रखने वाली जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रक्तदाब कम हो जाता है और इंसान धीरे धीरे
शॉक में या कोमा में भी जा सकता है। ये क्या हो गए क्लिनिकल लक्षण किसके, निर्जलीकरण के। अगर इसका हम लोग उपचार मैनेजमेंट करें तो कैसे करें, रोगी को हम लोग क्या देते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं भाई, इंट्रावेनस फ्लूइड उसको दिया जाता है। और रोगी के दिए जाने वाले द्रव का प्रकार डिहाइड्रेशन के निर्भर करता है। मतलब कैसे, डिहाइड्रेशन पे कैसे निर्भर करेगा, अरे आपको वो चीज देखनी है कि कौन से टाइप का निर्जलीकरण हुआ है। अगर आइसोटोनिक हुआ है तो उसको आइसोटोनिक ही फ्लूइड आपको देना है, समझ में आ रहा है। और अगर हाइपरटोनिक हुआ है, हाइपर में क्या था, हाइपर आपको याद है, हाइपर में क्या था रे, हाइपरटोनिक में क्या था, पानी कम निकल रहा था, ज्यादा कौन निकल रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है, पानी तो कम निकल रहा था बट इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा निकल रहे थे। इज दैट क्लियर। तो वहां पे हम यही फ्लूइड उसको नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम ये फ्लूइड दे देंगे तो इसके अंदर तो ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है। समझ में आ रहा है, ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो हम इसके अंदर हम कौन सा फ्लूइड देंगे, हाइपोटोनिक देंगे। और हाइपोटोनिक वाले में क्या होता है, पानी क्या रहेगा, कम रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है, पानी क्या रहेगा, कम, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहेंगे, इसके अंदर ज्यादा रहेंगे। तो हाइपर वाले में हम देंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड, और अगर जिसको हाइपोटोनिक निर्जलीकरण हुआ है हम उसको हाइपरटोनिक, इन दोनों का उल्टा देते हैं। जबकि आइसोटोनिक में आइसोटोनिक दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो क्या होती है, द्रव की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बराबर मात्रा में कमी हुई है। समझ में आ रहा है। बट हाइपर में क्या था, किसकी कमी ज्यादा हुई थी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी। अब इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, मान लो उसको ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी बॉडी में है ही नहीं, पानी तो है फिर भी, बट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें वो फ्लूइड देना है जो क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लेके जाए। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करे, ज्यादा लेके जाए। तो वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हाइपोटोनिक इसको दिया जाएगा, और जिसके अंदर हाइपोटोनिक निर्जलीकरण हुआ है उसको हाइपर देंगे। दोनों चीज देख लेना, हाइपर वाले में हाइपो देंगे, और दोनों ऐसे देख लो, ये लो, हाइपर में हाइपो और हाइपो में हाइपर, ये दोनों क्या करेंगे, फिर बैलेंस बना के रखेंगे। अभी जिसमें भाई इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज्यादा हुआ है और उसको हम वापस वही इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं, तो वो ज्यादा लॉस होगा वहां पे उनका। और तो हमें क्या देना है, हाइपोटोनिक देना है। समझ में आया, ताकि उनका लॉस भी क्या हो, कम हो। पानी का भी लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब अगर हाइपोटोनिक जिसके अंदर हो भाई, जिसमें क्या हो, पानी ज्यादा लॉस हो रहा हो, समझ में आ रहा है, जिसमें पानी ज्यादा लॉस हो रहा हो, वो कौन सा था, हाइपोटोनिक। तो हम यहाँ इसको कौन सा फ्लूइड देंगे, हाइपरटोनिक। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, उस पर डिपेंड करती है कि किस टाइप का उसको क्या हुआ है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हुआ है। जैसे कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक द्रव दिया जाता है। आइसोटोनिक द्रव के उदाहरण कौन से हैं, एक तो नॉर्मल सेलाइन हो गया, 5% डेक्सट्रोज हो गया, रिंगर लैक्टेट। हाइपर के क्या होते हैं, 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज, और नॉर्मल सेलाइन में 5% डेक्सट्रोज। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, 0.225% नॉर्मल सेलाइन और 0.45% नॉर्मल सेलाइन, मतलब नॉर्मल सेलाइन का तीसरा भाग, नॉर्मल सेलाइन का दूसरा भाग। ये तो हाइपोटोनिक के उदाहरण होते हैं। और हाइपर के 10%, अरे D5W D10W बोतल तो देखी होंगी ना ग्लूकोज की, D5W D10W, ये तो हॉस्पिटल में देखे होंगे। ये दवाइयां किसके होते हैं, हाइपर के उदाहरण है। और आइसो में नॉर्मल सेलाइन हो गया, आरएल हो गया, ये सारे क्या हो गए, आइसोटोनिक। समझ में आ रहा है। तो ये इस प्रकार के हम लोग उनका क्या करेंगे, आईवी थेरेपी से मैनेजमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर कि आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन सा होता है,
कैसे इनका मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारी चीजें क्या हो गई, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आई आपको? तो नेक्स्ट जो हमारा ये तो हो गया डिहाइड्रेशन का, कि डिहाइड्रेशन के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अभी हम बात करेंगे किसकी, ओवरहाइड्रेशन की। ओवरहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, जहां कमी आ रही थी यहाँ पे क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी, मात्रा है वो सामान्य रूप से अधिक हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हो, ओवरहाइड्रेशन और अति जलीकरण। जब व्यक्ति के शरीर से होने वाले द्रव की हानि, जब व्यक्ति के शरीर से होने वाले द्रव की हानि उसके द्वारा ग्रहण किए गए द्रव से कम होती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है? अरे मतलब उसने पानी पी तो कम लिया बट निकला कम, नहीं पानी ज्यादा तो पी लिया बट उसने क्या किया, कम निकाला, तो क्या हो गया, पानी तो बचा हुआ है ना, तो वो तो बार बार पिएगा और बार बार कम निकालेगा, बार बार ज्यादा पिएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड है वो ज्यादा हो जाएगा। उसी को आप क्या बोलते हो, ओवर हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर? इस ओवर हाइड्रेशन के अंदर अगर हम कारण पढ़े, ओवर हाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई। इसका काम क्या था, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब है शरीर में जल का रुकावट, रुक जाना। समझ में आया? ठहराव, अरे शरीर में जल का ठहराव हो गया, क्या हो गया, ओवर हाइड्रेशन। किसकी वजह से हुआ, यदि आपने पानी ज्यादा पी लिया हो, आईवी इन्फ्यूजन बोतल ज्यादा चढ़ा ली हो, आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो। अब अगर किडनी ने काम करना बंद किया तो यूरिन कहां से निकलेगा? समझ में आ रहा है? अगर आपका हार्ट फेल हो गया हो तो भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हार्ट अगर फेल हो गया है तो आपके शरीर को आगे नहीं पहुंचा पाएगा फ्लूइड, तो किडनी के पास तो वैसे ही नहीं जा रहा है। अब अगर नहीं जा पाएगा तो कहां से यूरिन बनेगा? पहली बात तो किडनी फेल हुई है तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। दूसरी बात, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। अब अगर हार्ट ने बंद कर दिया तो किडनी के पास नहीं जा पाएगा फ्लूइड। अब अगर उसके पास पहुंचेगा नहीं तो वो तो बनाएगी किस चीज का, यूरिन। यहाँ किडनी काम कर रही है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, बट उसके पास वो जा नहीं रहा है, कौन, फ्लूइड, जिसको उसे बाहर निकालना है। और यहाँ क्या है, फ्लूइड तो बहुत जा रहा है उसके पास, बट वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई। और यहाँ हार्ट में प्रॉब्लम आ गई। और अगर आपने पानी, नमक ज्यादा खा लिया, अगर आप, जो इंसान अपनी डाइट में नमक ज्यादा रहते हैं उनको प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि पानी हमेशा अपने साथ, नमक हमेशा पानी को अपने साथ रोक के रखता है। समझ में आ रहा है? नमक कभी भी हमारी बॉडी के अंदर अकेला नहीं रहता है, वो क्या करता है, पानी को अपने साथ रोक के रखता है। तो जितना ज्यादा आप नमक खाओगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर में पानी रुक के रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए, पानी ज्यादा पी लिया, आईवी ज्यादा इन्फ्यूज करवा ली, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, या फिर आपने नमक ज्यादा खा लिया, ये सारी सिचुएशन क्या लाती है, बाढ़ की स्थिति बना देती है। कहां पे, शरीर के अंदर। नेक्स्ट इसके लक्षण क्या आएंगे, जहां जो चीजें कम हो रही थी किसमें, निर्जलीकरण में, यहाँ वो चीजें ज्यादा हो जाएंगी। जहां शरीर सूखी मुखी हो रखा था, छुई मुई सा जिसको बोलते हैं ना, एकदम से शरीर क्या बन गया था, पपड़ी सा, एकदम रूखा सूखा सा। अब इसके अंदर पानी ज्यादा हो गया ना तो शरीर फुला फुला सा रहेगा। समझ में आ रहा है? पानी की वजह सर दर्द भी, हेडेक भी उसको होने लग जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। भाई जहां पे मैंने बताया था ना, जो त्वचा ढीली पड़ गई थी अब वो त्वचा ज्यादा फूल गई है, तो पैरों में, हाथों में सूजन आ जाएगी, उसका वजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है शरीर का वजन ज्यादा बढ़ाता कौन है, पानी। सांस लेने में भी दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि मोटा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, लंग्स पे फर्क पड़ेगा, इडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी इडिमा हो जाता है। कहाँ पे, लंग्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फेफड़ों में पानी भर गया। समझ में आया? तो भी क्या होगी, पल्मोनरी इडिमा होगी। गर्दन मतलब यहाँ चारों तरफ ये गर्दन भी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। सांस की दर, जो सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी।
अरे लंबा सांस नहीं लेगा, सांस जल्दी जल्दी लेगा क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब ये सिचुएशन उस इंसान के साथ बन जाती है। वो क्या होती है? श्वसन दर का बढ़ जाना। पैरों के अंदर क्या हो जाता है? इडिमा। पिटिंग इडिमा का मतलब क्या होता है? अरे ऐसा इडिमा या ऐसी सूजन, जब आप अंगुली दबाओगे, अंगुली से उस एरिया को दबाओगे तो वहां पे खड्डा पड़ जाता है। मतलब इतनी ज्यादा स्वेलिंग और सूजन हो गई है उसके हाथ पैरों में कि जब आप अंगुली लगाओगे ना उस एरिया पे, तो उस अंगुली को हटाओगे तो वहां पे आप देखोगे खड्डा पड़ गया। उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। त्वचा को स्पर्श करते हैं तो वो ठंडी लगती है, क्योंकि पानी, भाई जितना ज्यादा पानी रहेगा शरीर में, शरीर उतना ही ज्यादा ठंडा रहेगा और शरीर का रक्त दाब बढ़ जाएगा। वहां जो चीज कम हो रही थी, यहाँ वो चीजें क्या हो रही है? हरी भरी ज्यादा हो रही है, बड़ी नुकसानदेह। समझ में आया? वहां पे भी कमी आ रही थी और यहाँ ज्यादा आ रही है, तो ये चीजें क्या करती हैं? कॉम्प्लिकेशन और बीमारियां पैदा करती हैं। समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा पानी है तो हेडेक होगा, हाथ पैर सूज जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा, अगर लेगा भी तो बहुत जल्दी जल्दी लेगा। हर एक बॉडी एरिया में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। नाक, पेट, गर्दन, कंधे वंधे सब उसके सूज जाते हैं। पिटिंग एडिमा हो जाता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और रक्त दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा है तो रक्त दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। जहां पानी कम, रक्त दाब कम। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए? उसके क्लिनिकल लक्षण। किसके? ओवर हाइड्रेशन के। उपचार की बात करें, जहां हम वहां उनको वो क्या बोल रहे थे ना भाई, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और आईवी फ्लूइड वहां ज्यादा दे रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रोगी का उपचार डाययूरेटिक देते हैं। डाययूरेटिक का मतलब यूरिन ज्यादा बनाने वाली, यूरिन ज्यादा बनाने वाली दवाई। अब ये यूरिन ज्यादा बनाएगी तो पानी की कमी आएगी। ठीक है? जिसमें कौन कौन से आते हैं? फ्रूसेमाइड, डाइक्लोरोथाइजाइड, ये दवाइयां होती है अरे डाययूरेटिक की। फ्रूसेमाइड हो गया और डाइक्लोरोथाइजाइड, ये ऐसी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये दवाइयां हैं जो किसका काम करते हैं? डाययूरेटिक का काम करती है। ये दवाइयां यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है और जिसकी वजह से जो पानी हमारे शरीर में ज्यादा भरा पड़ा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रोगी को लिक्विड कम मात्रा में देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भाई तुझे वो चीजें, कोल्ड ड्रिंक, वॉल ड्रिंक या पानी वानी, जो भी जिसमें पानी ज्यादा हो वो चीजें उसको कम दी जाती है। रोगी को नमक भी नहीं खाने दिया जाता है। समझ में आ रहा है? और ओवर हाइड्रेशन के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल कारण है उनका पता करके उसका उपचार किया जाता है। एग्जैक्ट कारण पता करो कि किसकी वजह से हुई है और फिर उसका उपचार करो। बाकी तो ये करना ही है। डाययूरेटिक दे दिया आपने, फ्लूइड कम मात्रा में उसको बोलेंगे कम पियो एक बार, नमक भी उसको कम नहीं खाने दिया जाएगा, और जो उसका एग्जैक्ट कारण है उसका एग्जैक्ट कारण का पता करो। देन उसके बाद में आप उसको क्या करो? मैनेजमेंट या उपचार करो। ये क्या हो गए? फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस के अंदर कि कैसे बैलेंस बनाना है। कमी आ गई तो थोड़ा ज्यादा करो, ज्यादा हो गया तो कमी करो, वो हो गया बैलेंस। दोनों में इक्वल चीज है, जितना लिया उतना ही बाहर निकाल दिया, तो वो तो हो गई संतुलन वाली स्थिति। यहाँ पढ़े हम असंतुलन। असंतुलन में दो चीजें, एक में तो पानी की कमी आ गई थी, सूखा पड़ गया था, और एक में पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई थी। अब वो जो कमी हुई तो उसकी वजह से क्या क्या कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो ज्यादा हुआ वो कैसे हो सकता है। दोनों का हमने ट्रीटमेंट पढ़ा। ये सारा हमने किसके अंदर पढ़ लिया? फ्लूइड इम्बैलेंस और असंतुलन स्थिति को पढ़ लिया। ये इतना आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। बाकी की क्लास हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।